हेलो किड्स। हमने अभी तक म्यूटेशन स्टार्ट किया है जेनेटिक्स में। आज हम म्यूटेशन में म्यूटाजेनिक एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और म्यूटाजेनिक एजेंट्स में भी हम फिजिकल एजेंट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे आज। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, कल हमने म्यूटेशन देखा। म्यूटेशन क्या था कि म्यूटेशन कोई भी सडन चेंज जेनेटिक मटेरियल में और जो हेरिटेबल हो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। ठीक है। अब म्यूटेशन जो होता है वो किन कारणों से होता है, हमने ये देखा था कि म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और इंड्यूस्ड भी हो सकता है। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप हो जाए, ठीक है, और इंड्यूस्ड मतलब कोई एजेंट है उसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज आ जाए और म्यूटेशन आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। अब म्यूटाजन क्या होते हैं? म्यूटाजन, ठीक है, म्यूटाजन आपके कोई भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं। फिजिकल में कोई भी रेज हो सकती है, जैसे एक्स रेज हो सकती है, यूवी रेज हो सकती है। केमिकल्स में बेस एनालॉग हो सकते हैं, इंटरकैलेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट में आपके वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, ट्रांसपोसोन्स हो सकते हैं जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं, ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डिजीज कंडीशन पॉसिबल हो जाती है। तो म्यूटेशन कॉज बाय एनी एजेंट, म्यूटेशन जो कि किसी एजेंट के द्वारा हो या किसी कारक के द्वारा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेजन, म्यूटेजन, ठीक है। या फिर नेचुरल और आर्टिफिशियल एजेंट्स, ठीक है, नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल एजेंट विच चेंज आइदर स्ट्रक्चर और सीक्वेंस ऑफ जीन और डीएनए, ठीक है। तो म्यूटेजन क्या है, वो कोई भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर करे, ठीक है, या फिर कोई भी एजेंट जिसकी वजह से म्यूटेशन हो उसको हम म्यूटेजन बोलते हैं, या फिर कोई भी नेचुरल या आर्टिफिशियल एजेंट जो कि जीन या डीएनए के स्ट्रक्चर या सीक्वेंस को चेंज कर दे, ठीक, नॉर्मल से चेंज कर दे, उनको हम क्या बोलते हैं, म्यूटाजेंस। अब टाइप ऑफ म्यूटाजेंस कौन कौन से हो सकते हैं? हमने अभी देखा कि कोई भी फिजिकल एजेंट या फिर केमिकल एजेंट या बायोलॉजिकल एजेंट, तो मेनली 3 प्रकार के कॉमन म्यूटाजेंस होते हैं, ऑब्जर्व किए जाते हैं। इनको हम बोलते हैं फिजिकल एजेंट्स या फिर केमिकल एजेंट्स या फिर बायोलॉजिकल एजेंट्स। नेक्स्ट हम ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो म्यूटाजेंस हैं उनको हमने क्या क्या कारक हो सकते हैं, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। आज हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो किस पर होगा, फिजिकल। फिजिकल में कौन से ऐसे कारक हैं जो जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर कर दे, जो म्यूटाजन की तरह व्यवहार करें? तो फिजिकल में रेडिएशंस हो सकते हैं या हीट हो सकती है जो कि जेनेटिक मटेरियल के स्ट्रक्चर को चेंज कर दे, म्यूटेशन ले आए। दूसरा फैक्टर हो सकता है केमिकल। केमिकल में कोई भी बेस एनालॉग हो गया, एल्काइलेटिंग एजेंट हो गए, इंटरकैलेटिंग एजेंट्स हो गए, डीएमिनेटिंग एजेंट्स हो गए, या कोई भी मेटल आयंस हो गए जो जेनेटिक मटेरियल के स्ट्रक्चर में चेंज कर दे। या फिर बायोलॉजिकल एजेंट जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, ट्रांसपोजोन, मैंने अभी आपको बताए थे, ठीक है। तो म्यूटाजन वो कारक है जो कि जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस डेवलप कर दे, म्यूटेशन डेवलप कर दे। अब ये म्यूटाजन फिजिकल भी हो सकते हैं, फिजिकल एजेंट भी हो सकते हैं, केमिकल एजेंट भी हो सकते हैं, या फिर बायोलॉजिकल एजेंट भी हो सकते हैं। फिजिकल एजेंट में फॉर एग्जांपल रेडिएशंस हो सकती है या हीट, हाई टेम्परेचर हीट हो। केमिकल एजेंट में बेस एनालॉग, एल्काइलेटिंग एजेंट्स, इंटरकैलेटिंग एजेंट्स, डीएमिनेटिंग एजेंट्स या फिर मेटल आयंस। और बायोलॉजिकल में आपके वायरसेस, बैक्टीरिया या ट्रांसपोजोन्स एज अ म्यूटाजेंस एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा फिजिकल म्यूटाजेंस के ऊपर। अब फिजिकल एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स में हमने पढ़ा था रेडिएशंस, ठीक है। तो रेडिएशंस आर द फर्स्ट म्यूटाजेनिक एजेंट रिपोर्टेड इन 1920 में ही ये रिपोर्ट कर लिया गया था, ठीक है, कि ये म्यूटाजेनिक एजेंट की तरह वर्क करते हैं।
अब ये म्यूटाजेनिक एजेंट आप समझ गए होंगे कि वो कारक जो कि म्यूटेशन डेवलप कर दे, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस डेवलप कर दे, उनको हम बोलते हैं म्यूटाजेनिक एजेंट। अब ये क्या क्या हो सकते हैं? ये यूवी रेज हो सकती है, एक्स रेज हो सकती है, अल्फा रेज हो सकती है, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई और आयनाइजिंग या नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस जो कि म्यूटाजेनिक होते हैं। अब इन रेडिएशंस की वजह से क्या होता है? इन रेडिएशन की वजह से, ठीक है, द रेडिएशन कॉज क्रॉस लिंकिंग ऑफ डीएनए और प्रोटीन, ठीक है, तो डीएनए या प्रोटीन का क्रॉस लिंकिंग होता है, क्रोमोसोम ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड या फिर क्रोमोसोम जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक हो जाते हैं, स्ट्रैंड जो होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है, और डिलीशन ऑफ बेसिस हो जाती है। हम ये जानते हैं कि हमने जब डीएनए का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, तो वो किस किस से मिलकर बना है? वो बना है शुगर से, फॉस्फेट से और आपके बेसिस से, ठीक है। तो इसमें डिलीशन ऑफ बेसिस और डीएनए स्ट्रैंड जो होती है वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है, जब अगर जेनेटिक मटेरियल हैवी रेडिएशंस के प्रभाव में आते हैं तो आपके डीएनए जो है, डीएनए ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, स्ट्रैंड ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, बेस जो होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम नॉर्मल डीएनए स्ट्रैंड की बात करें, नॉर्मल डीएनए स्ट्रैंड की, तो हम ये जानते हैं कि ये बैकबोन है, ठीक है, बैकबोन जो कि शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना है, ठीक है, ये बेस है, ठीक है, ये आप देखते हैं वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये बेसिस, ये शुगर, ये फॉस्फेट, ठीक है, और जब दो स्ट्रैंड आपस में मिलती है तो टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, मतलब अपन नॉर्मल डीएनए की बात करते हैं, और ये डबल हेलिक्स का फॉर्मेशन होता है। तो केमिकल बॉन्ड्स लिंक टुगेदर न्यूक्लियोटाइड थ्रू बैकबोन, ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स जो है वो आपस में लिंक करते हैं, ठीक है, और एक बैकबोन का न्यूक्लियोटाइड बैकबोन का फॉर्मेशन करते हैं। ये दो स्ट्रैंड जो डीएनए के होते हैं वो आपस में एसोसिएट कैसे होते हैं? बाय बेस, ये बेसिस जो है आपस में बॉन्ड बनाते हैं, टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एसोसिएट थ्रू देयर बेसिस, ठीक है, और फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फोल्ड्स इनटू डबल हेलिक्स, ठीक है। हमने ये देखा वॉटसन और क्रिक मॉडल जब हम पढ़ते हैं तब हमने ये नॉर्मल डीएनए स्ट्रक्चर की हमने बात की थी। अब रेडिएशन की वजह से ये आप देख सकते हैं कि डबल स्ट्रैंड जो है वो ब्रेक हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो गया, ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल में क्या हो गया? ब्रेकेज हो गया, ठीक है। और इसके अलावा देख सकते हैं केमिकल बॉन्ड बिटवीन नेबरिंग न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेबरिंग न्यूक्लियोटाइड के बीच में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। तो इसका कॉमन क्या कॉज हो सकता है? आयनाइजिंग रेडिएशन, जैसे कि एक्सरेज हो सकती है, ठीक है, और अल्ट्रावायोलेट यूवी लाइट हो सकते हैं। यहाँ पर भी इस फोटोग्राफ में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, रेडिएशन की वजह से डीएनए को क्या हुआ है? डैमेज हो गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकेज हुआ है, नाइट्रोजन बेसिस में के बीच में क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। हम ये जानते हैं कि ग्वाइनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, एडिनाइन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स का ब्रेकेज हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये डबल स्ट्रैंड का भी ब्रेक हो गया है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये डाइमर फॉर्मेशन हो गया है, ये डाइमर डाइमर थाइमिन थाइमिन डाइमर का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। बेस लॉस हो गए हैं, बेस में चेंज आ गया है, ये क्रॉस लिंकेज, ये देखिए आप सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक, मतलब इन रेडिएशंस की वजह से डीएनए में कितना डैमेज हो जाता है। यहाँ पर भी आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक्सरेज की वजह से, एक्सरे गामा रेज, ठीक है, प्रोड्यूस रिएक्टिव आयंस या चार्ज्ड आयंस विच रिएक्ट विद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और डैमेज करते हैं कि इनको बेस और शुगर के रेसिड्यूज को, उनको डैमेज कर देते हैं। अब आते हैं अपन एक्स रे रेडिएशन के ऊपर, फिजिकल एजेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्स रे जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ठीक है। ये क्या है? एक्स रे आयोनाइजिंग रेडिएशन है, और हम ये जानते हैं कि मेडिकल प्रैक्टिसेस में हम इसको
यूज़ करते हैं। इस यहाँ तक कि स्टरलाइजिंग प्रैक्टिसेस में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन डोज जो होगी वो क्या होगी, मॉडरेट होगी, जो बॉडी को इतना इफेक्ट नहीं डालेगी जो मेडिकल प्रैक्टिसेस में हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर डोज जो है एक्सरे की 350 से 500 REMS है, ठीक है, तो इससे क्या हो गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होगा डीएनए के बीच में वो टूट जाएगा। ठीक है, ये जब डोज लीथल हो जाती है, एक्सरे की डोज जब लीथल हो जाती है, लीथल मतलब जो कि डैमेज करती है जेनेटिक मटेरियल को, तो इसमें क्या है कि लीड्स टू द ब्रेकेज ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बिटवीन द डीएनए। ठीक है, और इससे क्या होगा, स्ट्रैंड का ब्रेकेज होगा। डीएनए जो है वो स्ट्रैंड से मिलकर बना है। ठीक है, और अगर लीथल डोज है एक्सरे की तो स्ट्रैंड में टुकड़े हो जाएंगे, ब्रेकेज हो जाएगा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं यूवी रेज। यूवी रेज हमने देखा, एक्सरेज जो हैं वो क्या है, एक्सरेज हैं वो क्या है, आयोनाइजिंग एजेंट। ठीक है, आयोनाइजिंग टाइप की वो रेडिएशन है, हमने यहाँ पर देखा एक्सरेज जो है वो आयोनाइजिंग टाइप की रेडिएशन है। और यूवी रेज जो हैं वो है क्या, नॉन आयोनाइजिंग टाइप ऑफ रेडिएशन और हैविंग लेस एनर्जी इन इट। ठीक है, ये भी स्टरलाइजेशन और डीकंटामिनेशन प्रोसेस में काम आती है जब हम सेल कल्चर करते हैं या माइक्रोबायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं लेबोरेटरी में, ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन जो होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं यूवी लाइट ऑफ 260 और 280 nm। ठीक है, 260 और 280 nm के यूवी लाइट को डीएनए और प्रोटीन जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। अब यूवी रेडिएशन से, ठीक है, क्या होता है, बेस डिलीशन हो सकता है, स्ट्रैंड जो है वो टूट जाए। ठीक है, क्रॉस लिंकिंग या जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड डाइमर्स हमने अभी देखे डायग्राम में कि डाइमर्स का अभी हम आगे और देखेंगे। ठीक है, यूवी लाइट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है या क्लासीफाई किया गया है, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। ठीक है, यूवी ए जो है इसकी रेंज है 320 nm। ठीक है, ये नियरली विजिबल रेंज, और इसकी वजह से क्या होता है, पिरिमिडिन डाइमर का फॉर्मेशन होता है। यूवी बी है वो 290 से 320 nm, और दीज रेज आर हाईली लीथल टू अवर डीएनए, हाईली लीथल। ठीक है, नुकसानदायक है हमारे डीएनए के लिए। और यूवी सी ये 180 से 290 nm, ठीक है, इज वन ऑफ द मोस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग फॉर्म्स ऑफ द यूवी विच इज एक्सट्रीमली लीथल, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। अब यूवी इंड्यूस्ड म्यूटेशन में क्या होता है, डाइमर फॉर्मेशन होता है, जैसे थाइमीन थाइमीन डाइमर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, थाइमीन थाइमीन डाइमर फॉर्मेशन किस म्यूटाजन की वजह से होता है, यूवी रेस के वजह से। ठीक है, और डाइमर बनने से क्या होता है कि रेप्लिकेशन जो है वो ब्लॉक हो जाता है, ट्रांसलेशन ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, और अगर ये अनरिपेयर्ड रहें तो उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो सकती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइमर का फॉर्मेशन। यहाँ पर आप देखिए ये नॉर्मल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। जब हमने इसको यूवी रेडिएशन दी तो आप देख सकते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हुआ है, डिस्टॉर्शन हुआ है। और यहाँ पर देखिए जब दो थाइमीन पास में है, ये देखिए अब 2 थाइमीन जब पास में है तो थाइमीन और थाइमीन ने आपस में बॉन्ड बना लिया है। इसको हम क्या बोलते हैं, थाइमीन डाइमर फॉर्मेशन, थाइमीन डाइमर फॉर्मेशन। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जब यूवी लाइट का एक्सपोजर हुआ, ये नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, बॉन्ड्स जो हो गए वो ब्रेक हो गए और डाइमर का फॉर्मेशन हो गया। थाइमीन थाइमीन डाइमर जो अभी हमने देखा, ये थाइमीन थाइमीन डाइमर आपने देखा, थाइमीन थाइमीन डाइमर फॉर्मेशन। तो फिजिकल एजेंट्स में हमने रेडिएशंस की बात की, हमने एक्सरेज की बात की, हमने यूवी रेडिएशंस की बात की। अब हम बात करते हैं हीट की। ठीक है, हीट एक अलग तरह का म्यूटाजन जो कि म्यूटेशन करता है अपने डीएनए में। ठीक है, जब हम डीएनए को हीट करते हैं ओवर ए सर्टेन डिग्री, ठीक है, जब हम डीएनए को हीट करते हैं, ठीक है, 95 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है, व्हेन वी हीट द डीएनए ओवर ए सर्टेन डिग्री, ठीक है, द डीएनए बिकम्स डीनेचर्ड। डीएनए बिकम्स डीनेचर्ड मतलब जब हम हीट करते हैं डीएनए को
तो डीएनए जो है वो डी नेचर हो जाता है। डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड होता है वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज जनरेटेड फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। और एक्सट्रीम हीट से डीएनए जो है वो डैमेज हो सकता है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो टूट सकते हैं, ठीक है। तो ये जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रक्ट कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये आपके नेटिव डबल हेलिक्स, जब हमने इसको हीट किया तो क्या हुआ, स्ट्रैंड के बीच का बॉन्ड जो है वो टूट गया, ठीक है, अनवाइंड हुए स्ट्रैंड। और हमने ज़्यादा हीट की तो स्ट्रैंड जो है वो अलग हो गए। इसको हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। दोनों स्ट्रैंड जो है अलग हो गए, वो डीनेचुरेशन। लेकिन आप जब वापस कूलिंग करते हो तो दोनों स्ट्रैंड वापस पास आ जाते हैं और उसको हम बोलते हैं रीनेचुरेशन, ठीक है। तो डबल हेलिक्स अनवाइंड्स व्हेन डीएनए इज डीनेचर्ड, ठीक है। जब डीएनए डीनेचर होता है तो डबल हेलिक्स जो है वो खुल जाते हैं, अनवाइंड हो जाते हैं और जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं विथ इवेंचुअली सेपरेशन ऑफ द स्ट्रैंड्स। और जब हम रीनेचुरेशन करते हैं तो डबल हेलिक्स वापस रीफॉर्म हो जाता है, ठीक है, विथ स्लो कूलिंग एंड एनेलिंग, ठीक है। तो बच्चों तो बच्चों अभी हमने जेनेटिक्स में जब म्यूटेशन स्टार्ट किया, हमने म्यूटेशन के बेस देखे, इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, अलग अलग हमने बेस देखे क्लासीफाई करने के लिए म्यूटेशन की। वो जर्मिनल हो सकते हैं या सोमैटिक हो सकते हैं या रिवर्स हो सकते हैं या फॉरवर्ड हो सकते हैं, और हमने अलग अलग लीथल हो सकते हैं, सब लीथल हो सकते हैं, वाइबल हो सकते हैं, ठीक है। हमने अलग अलग टर्मिनोलॉजी भी देखी। फिर आज हमने म्यूटाजेनिक एजेंट्स स्टार्ट किया है। म्यूटाजेनिक एजेंट्स वो एजेंट्स जिनकी वजह से जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस होते हैं और म्यूटेशन डेवलप होता है। हमने ये देखा कि म्यूटाजेनिक एजेंट्स जो हैं ये फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं और आपके बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। जब हमने फिजिकल एजेंट्स की बात करी तो हमने देखा कि आयनाइजिंग रेडिएशन या नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस जो कि आपके डबल स्टैंडर्ड मॉडल को ब्रेक कर दे या डाइमर का फॉर्मेशन कर दे, ब्रेकेज कर दे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, ठीक है। और इसके अलावा हमने एक्स रेज की बात की, यूवी रेज की बात की और हमने हीट का भी देखा कि ज़्यादा हीट देने पर भी डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, बॉन्ड्स जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और इसको हम बोलते हैं क्या, डीनेचुरेशन ऑफ द डीएनए, ठीक है। तो ये आपके कुछ फिजिकल एजेंट्स हैं जिनकी वजह से जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ सकता है। वैसे तो हम एक्स रेज को, यूवी रेज को हम मेडिकल पर्पस से या फिर स्टरलाइजेशन के पर्पस से हम यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक मॉडरेट रेडिएशन होता है जो कि हमारी बॉडी जो है, बॉडी में कोई चेंजेस नहीं लाता है, एबनॉर्मल चेंजेस। लेकिन अब जब आप इसके हाई डोजेस लेंगे, ठीक है, हाई डोजेस लेंगे तो उससे क्या होगा कि जो एक्स रेज हैं या फिर यूवी रेज हैं वो आपके जेनेटिक मटेरियल को डिस्टॉर्ट करेंगी और उनके स्ट्रक्चर में चेंज कर देगी, ठीक है। तो अभी हमें केमिकल एजेंट और बायोलॉजिकल एजेंट को भी पढ़ना है, तो आज हम फिजिकल एजेंट पढ़ा है। आशा है आपको अच्छा लगेगा, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।